लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। आज के अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में सबसे बड़ी चिंता दिखाई दे रही है एक और युद्ध का डर। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां सिर्फ मिसाइलें नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा दांव पर लग सकती है। ब्रिटेन का गार्जियन हो, अमेरिका का वॉशिंगटन पोस्ट या कतर का अल जजीरा, सभी ने इस पर विशेष संपादकीय और लेख दिए हैं। द गार्जियन ने आज अपने लेख में चेतावनी दी है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान पर हमला कर भले ही इसे एक अस्तित्व की रक्षा का कदम बताया हो, लेकिन इससे खतरा और भी बढ़ गया है। लेखक जोनाथन का कहना है कि नेतन्याहू 3 दशक से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते रहे हैं। अब जाकर उन्होंने उस पर सीधा हमला कर डाला, जिसमें ईरान के कई सैन्य और परमाणु विशेषज्ञ मारे गए। लेकिन ये कदम उल्टा पड़ सकता है। इससे ईरान अब और ज्यादा तेजी से परमाणु हथियार की तरफ बढ़ सकता है और पूरे क्षेत्र में परमाणु दौड़ शुरू हो सकती है। अखबार ने ये भी लिखा है कि नेतन्याहू का यह हमला शायद अमेरिका और ईरान के बीच चल रही संभावित बातचीत को पटरी से उतारने की मंशा से किया गया हो। गार्जियन ये सवाल उठाता है कि क्या अब ईरान उत्तर कोरिया मॉडल अपनाएगा, यानी परमाणु हथियार बनाकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा, और अगर ऐसा होता है तो सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश भी पीछे नहीं रहेंगे। इस तरह पूरा पश्चिम एशिया और भी खतरनाक हो जाएगा। अंत में एक अखबार चेताता है कि नेतन्याहू चुनावी राजनीति में खुद को एक विजेता के रूप में दिखा सकते हैं, लेकिन इस हमले से उन्होंने वो दरवाजा खोल दिया है जिससे एक परमाणु पश्चिम एशिया की आशंका और ज्यादा गहरा गई है, जो इजराइल ही नहीं दुनिया के लिए भी बड़ा खतरा है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, इजराइल ने ईरान पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए उनके सैन्य और परमाणु अधिकारियों को निशाना बनाया है। इसे सिर कलम अभियान कहा जा रहा है, यानी दुश्मन को दोबारा खड़ा ही ना होने देना। लेखक कहते हैं कि इजराइल को डर था कि ईरान फिर ताकतवर हो जाएगा और उसे रोकने के लिए अब इंतजार नहीं किया जा सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भले ही डील की बात कर रहे हों, लेकिन इजराइल को उन पर भरोसा नहीं है। अब हालात खतरनाक हो चले हैं। दोनों ओर से मिसाइलें चली हैं, भारी नुकसान हुआ है और खतरा है कि मामला खुली जंग में बदल सकता है। लेखक का अहम सवाल है, क्या इजराइल बस परमाणु योजना को रोकना चाहता है या पूरी ईरानी सरकार को कमजोर करना, और अमेरिका क्या खुद को इस टकराव से दूर रख पाएगा? अंत में चेतावनी है, लड़ाई शुरू करना आसान है, लेकिन उसे थामना सबसे बड़ी चुनौती है। अल जजीरा ने भी आज अपने लेख में यही चेताया है कि इजराइल का हमला ईरान को परमाणु बम से रोकने की बजाय उसे और तेजी से उस राह पर ले जा सकता है। लेख के मुताबिक 13 जून को हुए इजरायली हमले में ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन इससे ईरान का पूरा परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ। उल्टा अब ईरान एनपीटी संधि छोड़ने और खुलकर परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बढ़ सकता है। अल जजीरा कहता है कि इस हमले ने पूरे इलाके को लंबे और खतरनाक टकराव की ओर धकेल दिया है, जिसमें साइबर युद्ध, प्रॉक्सी हमले और अमेरिका की सीधी भागीदारी भी हो सकती है। यानी जिस बम को रोकने के लिए हमला किया गया वो अब और नजदीक आ सकता है। आज के अपने लेख में न्यूयॉर्क टाइम्स कहना चाहता है कि अमेरिका पहले भी मुश्किल दौर से गुजरा है, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही बिगड़ा हुआ लग रहा है। इस समय देश के अंदर भी हालात तनाव में हैं और बाहर भी। अंदर राष्ट्रपति ट्रंप ने लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड और मरीन भेज दिए हैं, जिससे पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। बाहर इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और ईरान ने भी जवाबी मिसाइलें दाग दी हैं। लेखक कहते हैं कि अमेरिका पहले भी संकटों में रहा है, जैसे 9/11 या वियतनाम युद्ध, लेकिन इस बार 2 बातें अलग हैं। इतनी सारी मुश्किलें एक साथ पहले कभी नहीं आई, और सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि खुद राष्ट्रपति ट्रंप हालात संभालने की जगह और बिगाड़ रहे हैं। जहां दूसरे राष्ट्रपति ऐसे समय में देश को शांत रखने की कोशिश करते हैं, ट्रंप उल्टा धमकी दे रहे हैं और सख्ती दिखा रहे हैं। वो टैंकों की परेड और ताकत से निपटने की बात कर रहे हैं। लेख का आखिरी और सबसे अहम संदेश ये है कि हाँ, अमेरिका संकटों से पहले भी निकला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोकतंत्र अपने आप बचा रहेगा। अगर सतर्क ना रहे तो ये टूट भी सकता है। आज डेली स्टार में एरेश ओमाल जमाल ने अपने लेख में बात कही है कि दक्षिण एशियाई देशों को अगर वाकई विकास करना है तो उन्हें चीन से सीखना चाहिए, खासतौर पर नेतृत्व, अनुशासन और आपसी सहयोग के मामलों में।
लेखक हाल ही में एक सप्ताह के चीन दौरे पे गए थे, जहां उन्हें चीन की तेजी से हुई तरक्की, तकनीकी प्रगति और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था को नजदीक से देखने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि चीन ने पिछले 30-40 सालों में जिस तरह भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, नेतृत्व को गुणवत्ता पर आधारित बनाया और शिक्षा व अनुशासन को महत्व दिया, उसी का नतीजा है कि वह आज दुनिया भर में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। लेख में इस बात पर भी अफसोस जताया गया कि दक्षिण एशिया, जहां भरपूर संसाधन और संभावनाएं मौजूद हैं, वह क्षेत्रीय झगड़ों और कमजोर नेतृत्व के कारण पीछे रह गया है। वहीं चीन खासकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया से तेजी से जुड़ रहा है और सबके लिए फायदेमंद मॉडल पेश कर रहा है। लेखक ये भी कहते हैं कि चीन की तरक्की का बड़ा राज संवाद, साझेदारी और हजारों साल पुरानी एशियाई सभ्यता की मिलकर आगे बढ़ने की सोच में छिपा है। सवाल ये है, क्या दक्षिण एशिया के देश अपनी छोटी छोटी राजनीतिक और व्यक्तिगत लड़ाइयों को छोड़कर एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहेंगे? लेख का सार यही है, अगर एशिया को वाकई 21वीं सदी का नेता बनना है तो हमें चीन से सबक लेते हुए मिलकर चलना होगा। आज द डेक्कन हेराल्ड के संपादकीय का साफ संदेश है, जातीय विशेषाधिकार आज भी भारत की राजनीति पर हावी है और सत्ता में बैठे लोग वंचित तबकों के हक की बात करने से कतराते हैं। संपादकीय में कर्नाटक की 2015 की सोशल एंड एजुकेशन सर्वे की बात की गई है। ये सर्वे सिर्फ जाति नहीं बल्कि शिक्षा, सामाजिक स्थिति और पिछड़ेपन के 50 से ज्यादा पैमानों पर आधारित था और 95% आबादी को कवर करता था। इसे कराने में 160 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे कभी भी आधिकारिक रूप से जारी ही नहीं किया। अब बीजेपी सरकार आई तो उसने नया सर्वे करवा लिया, लेकिन नतीजे फिर वही थे कि कुछ ऊंची जातियां जैसे लिंगायत और वोकालिगा संख्या में उतनी नहीं है जितनी राजनीति में उनकी ताकत दिखती है। शायद इसी डर से अब तक कोई भी सरकार इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का साहस नहीं कर सकी। लेख का तर्क है, अगर ये रिपोर्ट लागू होती तो सबसे गरीब और गुमनाम जातियों को पहली बार हक और पहचान मिलती, लेकिन राजनीतिक दलों ने सत्ता में बने रहने के लिए सच से मुंह मोड़ लिया और पिछड़े वर्गों के नेता भी चुप रहे। अब सरकार कह रही है कि नया सर्वे किया जाएगा, लेकिन सवाल यह है, अगर वही नतीजे आए तो क्या उन्हें फिर नजरअंदाज कर दिया जाएगा? अंत में संपादकीय यही कहना चाहता है कि जातीय विशेषाधिकार अब भी राजनीतिक इच्छा शक्ति से बड़ा है और जब तक ये ढांचा नहीं बदलेगा, सबसे वंचित तबकों को उनका हक नहीं मिल पाएगा। आज द हिंदू के संपादकीय में कहा गया है कि IRCTC ने ई टिकट बुकिंग को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए जो नए कदम उठाए हैं वो आम यात्रियों के लिए फायदेमंद होंगे। लेख में बताया गया है कि अब तक तत्काल टिकट बुकिंग में एजेंट और बॉट्स यानी ऑटोमेटिक सिस्टम का बहुत दखल रहा है। ये कुछ सेकंड में सारे टिकट ले लेते थे और आम आदमी को टिकट नहीं मिल पाता था। अब IRCTC ने ऐसे बॉट्स पर रोक लगाने के लिए 2.5 करोड़ फर्जी अकाउंट बंद कर दिए हैं। साथ ही अब आधार से OTP वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है और एजेंट पहले 30 मिनट तक टिकट नहीं बुक कर पाएंगे। लेखक का कहना है कि ये बदलाव जरूरी थे ताकि टिकट बुकिंग में सबको बराबरी का मौका मिले, लेकिन इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि रेलवे सिर्फ टिकटिंग का सुधार न करे, उसे ट्रेनों की संख्या बढ़ाने, सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर करने पर भी ध्यान देना चाहिए। टिकट बुकिंग के सुधार अच्छे हैं, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब रेलवे अपनी सेवाएं जमीनी स्तर पर और भी मजबूत करेगा। आज नवभारत टाइम्स में एविएशन एक्सपर्ट अमित सिंह का लेख ये बात कहना चाहता है कि विमान हादसों को सिर्फ तकनीकी या सिस्टम की नजर से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसके केंद्र में उन शोकग्रस्त परिवारों को रखना चाहिए जिन्होंने अपनों को खोया है। लेख में कहा गया है, जब विमान हादसा होता है तब कुछ दिन तक खबरों में चर्चा होती है, लेकिन जल्दी ही सब भूल जाते हैं। पर उन परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। सिर्फ मुआवजा या इंश्योरेंस काफी नहीं होता, क्योंकि कई बार तो उन्हें कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ती है और मानसिक तौर पर उबरने में सालों लग जाते हैं। लेखक ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जांच और बचाव कार्य में लगे लोगों की भी मानसिक हालत पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो भी गहरा ट्रॉमा झेलते हैं। साथ ही भारत में विमान सुरक्षा की निगरानी व्यवस्था भी बहुत कमजोर है, जिससे संभावित खतरे समय पर पकड़े नहीं जाते। इसलिए लेखक का साफ संदेश है, हादसे के बाद सिर्फ ब्लैक बॉक्स या टेक्निकल फॉल्ट की जांच से काम नहीं चलेगा। ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिससे पीड़ित परिवारों को मानसिक, कानूनी और वित्तीय मदद मिले और एविएशन इंडस्ट्री को एक संवेदनशील, भरोसेमंद और इंसानियत से भरा तंत्र बनाना होगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS.